एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह बड़ौदा में लगभग किस ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गया, बघेरा विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था बड़ौदा में। ठीक है, अब आपको बताना है ये किस ईस्वी में हुआ था। तो ये लगभग 1818-19 में हुआ था। कब हुआ था? 1818-19 में। क्लियर? अंग्रेज सरकार के विरोध में बड़ौदा में इस विद्रोह को किया गया था और लगभग 1820 में ये समाप्त भी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ की तुलना ऋग्वेद से की जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद से तुलना किस ग्रंथ की जाती है। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा जैन अवेस्ता। ठीक है, जैन अवेस्ता ये पारसियों का होली बुक है और इसकी तुलना किससे की जाती है? ऋग्वेद से। ठीक है, जो क्षेत्र था इसका वो कहाँ का था? ईरान वाला क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है, गोपथ किस वेद का ब्राह्मण है। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण है? गोपथ किस वेद का ब्राह्मण है? तो गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण है। किसका है? अथर्ववेद का। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वृषल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए हुआ है। वृषल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है महाभारत में, आपको बताना है। महाभारत में वृषल शब्द का प्रयोग उन सभी के लिए हुआ है जो धर्म का नाश करता है। किनके लिए? धर्म को नाश करने वाले लोगों के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है महाभारत में। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था। आपको पता है महात्मा बुद्ध का जो एक अहम सिद्धांत था वो यही था कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, और हमारी जितना इच्छाएं होती है वो सारे दुखों का कारण है। तो आपको ये बताना है विश्व दुखों से भरा है सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था। कहाँ से किया था? ये इन्होंने उपनिषद से ग्रहण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जो भी चार आपको शिलालेख दिख रहे हैं इसमें से कौन सा चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। चलिए बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऐहोल अभिलेख। ठीक है, कौन सा? ऐहोल शिलालेख। ये किससे संबंधित है? ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसकी रचना किसने की थी? ऐहोल शिलालेख की रचना किसने की थी, अगर ये आपसे पूछा जाए तो? अगर पता है किसी को जल्दी से कमेंट में बताओ, ऐहोल की रचना किसने की थी जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? किसने की थी? रवि कीर्ति ने। किसने की थी इसकी रचना? इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है आपको पता है कि ये अभी जगह भी है कर्नाटक में। ठीक है, तो वहीं ये स्थित है। और पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य सम्राट थे, ये बादामी या वातापी चालुक्य से संबंधित थे। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इनके और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, बहुत ही फेमस युद्ध है। ठीक है, आपको ये बताना है किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की युद्ध हुई थी। किस नदी के तट पर? जल्दी से कमेंट में बताओ मुझे, किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ था जिसमें से पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। ठीक है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है पुलकेशिन द्वितीय से जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हुए। तो वो है परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर। ठीक है, परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर ये दो टाइटल है, नाम याद रखना। परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर ये दो टाइटल हैं जो पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है।
सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। ठीक है, कैलाश पर्वतमाला जो तिब्बत में स्थित है, ठीक है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और अगर इसका उद्गम स्थल में और प्रिसाइजली पूछा जाए तो सानो खयाबाब हिमनद से। कहाँ से? सानो खयाबाब हिमनद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी या सैडल पीक कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है सैडल पीक। ठीक है, यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन आपको यहां बताना है यह कहाँ स्थित है अंडमान निकोबार में। कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? 4 घटना आपको दिया हुआ है, आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा घटना है जो लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान नहीं घटी थी। अब सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए लॉर्ड कर्जन वायसराय कब से कब तक थे, तभी तो आप बता पाओगे ना कौन सी घटना इनके समय में नहीं हुई थी। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन से भी कुछ पूछा जा सकता है, ऑप्शन में भी देखो जो 4 ऑप्शन है यहाँ से भी आपसे डिटेल पूछ लिया गया है। जब तक आपको पता नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप जान लो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 1899 से 1905। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है आज के आज इसको याद करो। ठीक है, देखो जो प्रमुख गवर्नर जनरल है उनका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, और उनके समय में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है वो उनका पता होना चाहिए। ये सभी याद हमेशा रखो, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो कार्यकाल पता चल गया 1899 से 1905 में है। तो अब हम लोग देखते हैं जो काम है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये इनके समय में हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना ये भी इनके समय में हुआ था, और ये पुरातत्व विभाग की स्थापना लगभग 1903 या 4 में हुआ था। शायद 1904 में ये पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 3 या 4 में, तो ये भी आंसर सही है। पुलिस आयोग का गठन इनके समय में पुलिस आयोग का भी गठन किया गया था। अच्छा, ये भी पूछा जाता है पुलिस आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो एंड्रू फ्रेजर। ठीक है, ये भी याद रखना, एंड्रू फ्रेजर। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, और ये पुलिस आयोग का गठन 1902 में हुआ था। ठीक है, ये भी इनके समय में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन ये 1906 में हुआ था, और इनका कार्यकाल तो 1905 तक ही था। तो मुस्लिम लीग का भी गठन किसके समय में हुआ? सॉरी, मुस्लिम लीग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था। तो किसके समय में हुआ था ये मुझे बताओ। मुस्लिम लीग का गठन किसके समय में हुआ था ये मुझे कमेंट में बताओ। 1906 में कौन था वायसराय? तो 1906 में कौन आ चुके थे? मिंटो द्वितीय। ठीक है, मिंटो द्वितीय। तो मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। क्लियर? अच्छा, लॉर्ड कर्जन के समय में और भी बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछा जाता है। एक सबसे पहले जब ये आए 1899 और 90 के आसपास में इन्होंने अकाल आयोग का गठन किया था। किसके अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था? किसके अध्यक्षता में? मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में। ठीक है, पहले अकाल आयोग हो गया, उसके बाद इन्होंने सिंचाई आयोग का भी गठन किया था 1901 में। सबसे पहले अकाल आयोग, फिर सिंचाई आयोग। तो सिंचाई आयोग का गठन कॉलिन की अध्यक्षता में इन्होंने 1901 में किया था। क्लियर? उसके बाद मैं आता हूं दूसरा, यानी 1901 में एक और आयोग का इन्होंने गठन किया था, वो था रेलवे आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। रेलवे आयोग का गठन रॉबर्टसन की अध्यक्षता में इन्होंने 1901 में रेलवे आयोग का गठन किया। उसके बाद 1902 में एक तो पुलिस आयोग का गठन हुआ, और दूसरा विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन हुआ टॉमस रेले के अध्यक्षता में। इसलिए इसको रेले आयोग भी कहा जाता है। रेले आयोग, अगर आपसे पूछा जाए कि रेले आयोग किसी से संबंधित है तो विश्वविद्यालय आयोग के गठन से संबंधित है। ठीक है, ये भी 1902 में ही किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन हुए? न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक हुए एनी बेसेंट। ठीक है, कौन हुए? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है?
नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? अलग अलग टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है अलग अलग तरह से, लेकिन सबका सेंस वही होता है। ठीक है, और आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने जिम्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जिम्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जिम्मी शब्द का प्रयोग हिंदुओं के लिए किया था। किसके लिए किया था? हिंदुओं के लिए इन्होंने जिम्मी शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक का आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, इनका जीवनी क्या था? इनका जीवनी का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक का जो जीवनी है उसका नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मुझे जल्दी से बताओ इनका जीवनी क्या था, यानी जीवनी वाले बुक का नाम क्या था? क्या था? फतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम था? फतुहात ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने निम्न में से किसका फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली के नाम से किया था? अनवर ए सुहेली इसमें से किस बुक का फारसी अनुवाद है और किसने किया था? अबुल फजल ने। देखो, क्वेश्चन में जो चीजें आपको दी हुई हैं ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आए जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इनसे रिलेटेड चीजों से भी क्वेश्चन बनता है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर। तो याद रखना है, अनवर ए सुहेली के लेखक कौन है? अबुल फजल है। ठीक है, अनवर ए सुहेली किस भाषा में है? फारसी भाषा में। और किस बुक का ये ट्रांसलेशन है फारसी में? तो ये पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पंचतंत्र का फारसी में ट्रांसलेशन किसने किया? अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होगा? मुख्यमंत्री राज्यपाल से इंफॉर्मेशन मंत्रिपरिषद तक पहुंचाएगा और मंत्रिपरिषद का इंफॉर्मेशन राज्यपाल तक पहुंचाएगा। यही हुआ बीच की कड़ी। और ये कौन करेगा? ये करेगा मुख्यमंत्री। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 167 में। किसमें कहा गया है? 167 में। और यही सेम चीज प्रधानमंत्री के लिए किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 78 में। ये दोनों अनुच्छेद याद रखना। ये 78 में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी होगा प्रधानमंत्री। ये कहा गया है 78 में। और वहीं पे 167 में सेम चीज कहा गया है मुख्यमंत्री के लिए कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होगा मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? अगर किसी भी बॉडी को आप पानी में डुबाओगे, ठीक है, किसी भी लिक्विड में डुबाओगे तो इस पर कौन कौन सा बल कार्य करता है? तो ये दोनों बल कार्य करता है, उत्प्रेक्ष और कौन सा? और भार। ठीक है, ये दोनों बल यहाँ पे कार्यरत हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भार और उत्प्रेक्ष। उत्प्रेक्ष यानी अपथ्रस्ट। ठीक है, ये दोनों बल इस पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा सुक्रोज है। जो हम लोग टेबल जो हमारा शुगर है, यानी जो हम शुगर खाते हैं, तो ये क्या है? ये है सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो कितना भी घुमा के क्वेश्चन थे, आप जानते हो जो भी हीटिंग एलिमेंट है वो सब बने होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट है वो सारे नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित किया हुआ है? अच्छा, कुछ संग्रहालय दिए हुए हैं और उसका जगह दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। किसका मैच गलत ढंग से किया हुआ है, जल्दी से बताओ। कौन सा वो संग्रहालय है? वो संग्रहालय है, पहला है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, बिल्कुल सही है। दूसरा है वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई, ये गलत है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये जो कैलिको संग्रहालय है यह है अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। ऐसे भी याद रख सकते हो कि वस्त्रों के लिए फेमस अहमदाबाद है। ठीक है, तो कैलिको संग्रहालय कहाँ है? अहमदाबाद में।
उसके बाद है सलारगढ़ संग्रहालय हैदराबाद, ये भी सही है, और नेपियर संग्रहालय त्रिवेंद्रपुरम, ये भी सही है। तो जो गलत है उसको छोड़ो, जो मैंने सही बताया वो सभी को याद रखो। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिख रहा है, एक और कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसके कारण से अम्लीय वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लिए बच्चों के लिए कौन सा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो लोगो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन कौन से हैं? ट्रिपल पी, देखो 2 टर्म है, शायद आज ही आपके क्वेश्चन में हो सकता है दोनों आ जाए। एक है ट्रिपल पी और एक है ट्रिपल आर। ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिपल पी और ट्रिपल आर ये किससे संबंधित है? तो अभी यहां आपसे पी पूछा गया, जल्दी बताओ ट्रिपल पी किससे संबंधित है? तो पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। ये जो ट्रिपल पी संबंधित है ये किससे संबंधित है? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कोई भी झील है, मान लो ये एक झील है, तो इसके तली में जो पानी होता है, यानी इसके बॉटम पे जो पानी होता है, ये हमेशा स्टेगनेंट होता है, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी ऊपर वाले पानी के प्रॉपर्टी से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये तो सबसे पहली बात है स्टेगनेंट होता है, और ऊपर वाले जल से ये अधिक ठंडा होता है, और ये ठंडा होने के साथ साथ शांत भी होता है। आप जानते हो स्टेगनेंट वाटर है तो शांत ही होगा, ठीक है। तो इसी जल के बारे में पूछा जा रहा है, ये जो नीचे में अवरुद्ध जल होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अधसर। क्या कहा जाता है? अधसर, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोलिम्नियन। क्या कहते हैं? हाइपोलिम्नियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये बताना है सबसे पहले विश्व धरोहर में किस स्मारक को शामिल किया गया। सबसे पहले विश्व धरोहर में किस स्मारक को शामिल किया गया? सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से कौन सा होगा? आगरा किला, ठीक है। आगरा किला को सबसे पहले विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब आगरा किला के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये सब कब कब शामिल किया गया, तभी तो आप कर पाओगे ना। अगर नहीं भी पता है सब के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो शामिल किया गया था वो 1983 में भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था इसमें, विश्व धरोहर के लिस्ट में। और 1983 में टोटल 4 जगहों को शामिल किया गया था। वो कौन कौन सा जगह था इसका नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है आपका अजंता, दूसरा है आपका एलोरा, तो ये 2 तो क्लियर हो गया, अजंता केव और एलोरा केव। और तीसरा है आपका आगरा फोर्ट, यानी आगरा का किला, ठीक है, आगरा फोर्ट। और चौथा कौन सा है? ताजमहल। ये 4 जगह है जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको सबसे पहले शामिल किया गया था 1983 में। कौन कौन सा? अजंता केव, एलोरा केव, आगरा फोर्ट और ताजमहल, ठीक है। ये आपको याद हो गया। और लेटेस्ट जो अभी ऐड हो रहा है वो भी आपको आना चाहिए, करंट अफेयर्स में आने के चांसेस उसके बहुत अधिक है। इसमें से सबसे लेटेस्ट अभी जानते हो आप, धौलावीरा को शामिल किया गया, 2021 में ही शामिल किया गया, ठीक है। सबसे लेटेस्ट ये हो गया। और रानी की वाव, इसको आपने पढ़ा होगा, ये रानी की वाव लगभग 2014 के आसपास, एक बार इसको देख लेना, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है 2014 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो पहला आपको याद रहना चाहिए और सबसे लेटेस्ट जो है वो आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या था? आगरा किला, जो 1983 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? इन चारों में से ऐसा कौन सा दिवस है जो किसी फिक्स डेट पे नहीं मनाया जाता है? वो कौन सा दिवस है? वो है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे
एक फिक्स डे पे नहीं मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर महीना के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर मंथ में तो मनाया जाता है, लेकिन डेट फिक्स नहीं है। अक्टूबर महीना के पहले सोमवार को इसको मनाया जाता है, और रेस्ट जो भी है वो सब फिक्स है। आप जानते हो पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। ठीक है, ये सभी फिक्स है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। कहीं पे शांत जल है, इसमें आप एक पत्थर फेंक दोगे तो किस तरह की लहरें उठेंगी, इसमें आपसे वही बात किया जा रहा है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा अनुप्रस्थ। कैसी? अनुप्रस्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। ध्यान से पढ़ना, ये किस तरह के बल्ब का बात किया जा रहा है? वैसे बल्ब जिसमें तंतु प्रयोग किया गया है, यानी फिलामेंट प्रयोग किया गया है। जो पुराना वाला आपका बल्ब था, अभी तो आप सभी एलईडी यूज करते हो, लेकिन जो पुराना वाला बल्ब था उसमें क्या यूज किया जाता था? तो उसमें फिलामेंट यूज किया जाता था। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, फिलामेंट वाले बल्ब में क्या होता है? अधिकांश विद्युत शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? अधिकांश विद्युत शक्ति अवरक्त किरणों के रूप में प्रकट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को नीचे की ओर फेंकता है। उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें तो स्पीड दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन आपसे पूछ लिया गया है रेशियो। तो क्या ये क्वेश्चन बनना संभव है या नहीं है? आपको सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा। जल्दी से आंसर सोचो और बताओ कि एक बंदा खड़ा है, इसने एक पत्थर को किसी स्पीड से ऊपर फेंक दिया और दूसरे पत्थर को नीचे फेंक दिया। ठीक है, समय मान लो एक ही समय में ये दोनों कार्य हुए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है जब ये नीचे जाएगा तो दोनों के स्पीड का रेशियो क्या होगा जब ये पृथ्वी को छू रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 1:1। किसी भी स्पीड से फेंका हो, जब ये नीचे जाएगा तो नीचे जाने का जो स्पीड है जब पृथ्वी को छूने लगेगा तो एक ही स्पीड होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर इकाई किसकी है? बचपन से आपने पढ़ रखा है, लेंस की। ठीक है, तो लेकिन लेंस की क्षमता या लेंस की फोकस, क्या होगा सही आंसर? तो लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, बिजली का आग बुझाने के लिए किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है? आपको आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है ये तो पता है, लेकिन खास खास तरह के आगों के लिए खास खास तरह का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आपको बताना है बिजली के आग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली के इस्तेमाल के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और रेस्ट जो भी है, देखो सबको तो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खास चीजें डाल के आपसे पूछ लिया गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये सारे तरह के फायर एक्सटिंग्विशर किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका इस्तेमाल जो नॉर्मल जितने भी आग लगते हैं, जैसे लकड़ी से, कपड़ा से, कोयला, कागज, ठीक है, किसी भी तरह का जो नॉर्मल सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों से आग लगने पर हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर तेल से आग लगा हुआ है तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से याद रखना, जैसे यहां से बिजली पूछा गया वैसे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल तेल से लगे आग के लिए करते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल गैस से आग लगने पर करते हैं। अगर गैस से आग लगी है तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, और वहीं पे बिजली से आग लगी है तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? इन सभी में से तमिलनाडु का कौन सा है? तो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, वो है भरतनाट्यम। सभी जान रहे हो तमिलनाडु का इसमें से कौन सा है? भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है? कथक है उत्तरी भारत का।
कथकली से इसको कंफ्यूज मत करना, कथकली है केरल का और कथक है उत्तर भारत का। वहीं पे मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये भी केरल का है। और तमिलनाडु का कौन सा था, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, देश को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है, बुद्ध को। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, यह है पीवी सिंधु। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। श्रीलंका हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन कौन सी घटना कब घटी है। और ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, उसके बारे में सभी जान रहे हो। ठीक है, ये युद्ध कब समाप्त हुआ था, 2009 में। ठीक है, इसके बारे में आप जान रहे हो। ये किस चीज के बारे में हो रहा है बात, तो लिट्टे के बारे में बात हो रहा है। तो लिट्टे जो संगठन है, इसने श्रीलंका को परेशान कर रखा था, श्रीलंका की सरकार को, और ये परेशानी लास्ट में जाके प्रभाकरण के मौत से समाप्त हुई 2009 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। अच्छा, 1920 में बैठक कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। कहाँ हुआ था 1920 में, ये हुआ था नागपुर में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, 1920 का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था। विशेष अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, लेकिन जो नॉर्मल अधिवेशन है वो हुआ था नागपुर में। और विजय, क्या नाम था इनका जिसने अध्यक्षता किया था, विजय राघवाचार्य टाइप इस तरह का नाम था। ठीक है, याद देख लेना एक बार, नाम विजय तो है, विजय राघवाचार्य या इसी तरह का कुछ नाम है, वही उसी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि नागपुर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। अच्छा, लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कौन, जो भी आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। जानते हो आप, दो तरह के ग्रंथियां होती है, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। ठीक है, तो एंडोक्राइन टाइप कौन सा नहीं है ये बताना है। इन चारों में से लार ग्रंथि एंडोक्राइन टाइप नहीं है, और रेस्ट एड्रिनल, थाइमस, पिनियल ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। एंडोक्राइन वो है जिनके पास कोई डक्ट नहीं है, यानी डायरेक्टली वो जो भी चीज स्रावित करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं। ठीक है, और एक्सोक्राइन जितने भी हैं सबके पास अपना एक डक्ट है, तो पहले वो डक्ट में जो भी चीज स्रावित करते हैं वो उस डक्ट में स्रावित करते हैं, बाद में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जितना भी आपको मैंने बताया था क्या, एक्सोक्राइन याद रखना है, जितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि उसका सिक्रेशन जो है वो बाहरी रूप से हो रहा है, जैसे लार ग्रंथि आप देखते हो ना, लार आप मुंह में देख सकते हो। ठीक है, अश्रु ग्रंथि आप आंख में देख सकते हो। ठीक है, स्वेट ग्लैंड जो पसीना आपका दिखता है, पसीना आप देख सकते हो। इस तरह के जितने भी चीजें हैं, देखो याद रखने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। जो आप देख रहे हो बाहरी रूप से आपको जो दिख रहा है वो सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है। ठीक है, उसके बाद दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ये सारे चीजें हैं, लेकिन जैसे एड्रिनल ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, पिनियल हो गया, और भी याद रख लो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि और पैराथायरॉइड ओवरी। ठीक है, ये सारे हैं कैसी, ये सारे अंतःस्रावी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जो जड़ने की तकनीक पिट्रा डोरा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिट्रा डोरा जो एक तरह का आर्किटेक्चर तकनीक है, आपको ये बताना है यह किस स्मारक में इस्तेमाल किया गया है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पिट्रा डोरा जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल भारत में ताजमहल में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ताजमहल में।
क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आसान सारे क्वेश्चन हैं आज, जल्दी से आंसर करो। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आरती शाह। कौन थी? आरती शाह। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन साइंस से। स्पर्श से होने वाली पौधों की दिशात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? स्पर्श या वाइब्रेशन, ये दो चीजें आपसे आ सकती है। वाइब्रेशन का हिंदी क्या हुआ? कुछ भी हुआ, याद रखना। जो भी टच या वाइब्रेशन से जो वृद्धि का डायरेक्शन तय होता है पौधों को, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है थिग्मोनेस्टी। क्या कहा जाता है? थिग्मोनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। स्पर्श या वाइब्रेशन के कारण होने वाली दिशात्मक वृद्धि को थिग्मोनेस्टी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ? विश्व से चेचक को कब उन्मूलित घोषित किया गया था, यानी खत्म हो गया है पूरे वर्ल्ड से चेचक, या कब घोषित किया गया? ये 1980 में घोषित किया गया था। कब? 1980 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? आपको पता होगा, ये पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि बैक्टीरियोफेज वैसे विषाणु को कहते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकते हैं। तो क्या है होगा सही आंसर? सी। डी। जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे प्रयुक्त भाग कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन का अगर आप अध्ययन करना चाहते हो तो पौधों के किस भाग का आप अध्ययन करोगे? तो आप पराग कोश का अध्ययन करोगे। ठीक है। दो तरह के विभाजन होते हैं, आपको पता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। ठीक है। समसूत्री विभाजन मैंने आपको बताया था, सम मतलब जोड़ना होता है ना। सम एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो समसूत्री विभाजन वहां होता है जहां पे जुटता है, और प्लांट में जुटने का कार्य कहां पे होता है? तो प्लांट में जुटने का कार्य शाखाओं पर होती है ना। तो जहाँ पे नए शाखाएं, जहाँ पे नए नए निकल रहे हैं, यानी वृद्धि जो हो रहा है, ये है समसूत्री विभाजन के कारण। तो अगर आपको समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना होता तो आप क्या करते? आप किसी भी नए शाखा के टिप पर करते। ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा क्या गया है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री के विभाजन से क्या होता है? नए फॉर्मेशन का नया फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यानी अगर नया जन्म देना है तो वहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो एक प्लांट से दूसरा प्लांट अगर बनने वाला है तो। ठीक है। तो इसका जो सबसे बेस्ट आपको अध्ययन प्राप्त होगा वो कहाँ से होगा? पराग कोश से। आप जानते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां से है वहां से आप अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन कर सकते हो। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, अर्धसूत्री विभाजन सबसे पहले किया किसने था? इसका अध्ययन किया किसने था? ये क्या था? फार्मर और मुरे ने। क्या नाम था इसका? इसका नाम था फार्मर और मुरे। दो लोग थे जिन्होंने अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था। और समसूत्री का अगर बात किया जाए तो फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? गुर्दा यानी किडनी जो है वह किस प्रणाली का अंग है? तो वह एक्सक्रीशन वाला अंग है। कहाँ गया एक्सक्रीशन? सी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है। एक्सक्रीशन वाला ये अंग है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। इन चारों में से मलेरिया जो है वो दिख रहा है, ये प्लाज्मोडियम। ठीक है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। और रेस्ट सभी जो दिख रहे हैं, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सभी किससे होते हैं? ये सभी बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। अच्छा, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किन किन चीजों में हो सकता है, ये आपसे पूछा गया। किन किन चीजों में? गैस और द्रव में। याद रखना, संवहन जो है यह ठोस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ये प्रोसेस ठोस के लिए नहीं है। ठोस में संवहन के माध्यम से उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता, यह सिर्फ गैस और द्रव में यूज हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है आपका विटामिन, दूसरे तरफ है इनके खोजकर्ता।
विटामिन ए का खोज मैकुलर ने किया था, बिल्कुल सही। बी का खोज मैकुलर ने किया था, ये भी सही है। सी का यूजुअल ओलकट, ये भी सही है। डी का पॉल मुलर, ये गलत है। डी का किसने किया था? हॉपकिंस ने। ठीक है, ये आपका गलत है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है इन चारों में से? यह है मदुरै। ठीक है, मदुरै जो था वह पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस के खोज से कौन संबंधित है? हास्य गैस, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, जल्दी से बताओ। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, इससे कौन संबंधित है? तो नाइट्रस ऑक्साइड की खोजकर्ता कौन है? जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन का भी खोज किया है, आपको ये भी याद रहना चाहिए। ऑक्सीजन का भी खोज किसने किया है? जोसेफ प्रिस्टली ने, और इन्होंने ही लाफिंग गैस की भी खोज की है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित या जो आपका बिजली है, ठीक है, जो आसमान में बिजली चमकता हुआ आप देखते हो, वही है ये बिजली। ठीक है, बिजली से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरह से मत समझना कि आग लग रहा है तो इसमें उसमें ऊर्जा होगा, नहीं, उसमें तो विद्युत ऊर्जा ही होता है। ठीक है, लेकिन इतना एक्सेसिव मात्रा में होता है, विद्युत ऊर्जा के कारण भी आग लगते हैं। आप 11,000 वोल्ट वाला जो तार जो आपके शहर से या कहीं से भी तार गुजरता है, अगर आप उसको छू लोगे तो आपके शरीर के अंदर आग लग जाएगा। तो उसमें क्या, उसमें ऊर्जा है? बिल्कुल नहीं, वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा के कारण यानी विद्युत ऊर्जा के कारण आपके अंदर आग लग जाती है। ठीक है, उसी तरह से जो तड़ित है यानी जो बिजली है, वो गिरने से क्या होता है? पौधों में या पेड़ में आग लग सकता है। ठीक है, किस कारण से? विद्युत ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ हुआ था 1930 में। ठीक है, और पहला राष्ट्रमंडल का खेल का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था ओंटारियो के हैमिल्टन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया था? कौन सा वो अधिनियम था? वो अधिनियम था 1935 का अधिनियम। कौन सा था? 1935 का अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, www का आविष्कारक कौन है? तो www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। कहाँ गया आपका? बी ऑप्शन सही होगा, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39 घ को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार बन जाता? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहली बात ये मैंने आपको शायद पढ़ा रखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 39 घ में ये वर्णित है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपको पता है 39 घ क्या है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत ही ये भी आ गया, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका 36 से लेकर 51 तक है, आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन कौन सा दो अनुच्छेद है जिसके साथ अगर इसको मिला के पढ़ोगे ये क्या हो जाएगा? ये मौलिक अधिकार बन जाएगा। ये है अनुच्छेद 14 और 16। तो अनुच्छेद 14, 16 के साथ 39 घ को अगर मिला के पढ़ेंगे ये मौलिक अधिकार के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली वस्तु कौन सी है? सॉरी, धातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर जल्दीबाजी में आप रहोगे तो ब्रोमीन मार के भी निकल सकते हो आप। सही आंसर होगा मरकरी।
ठीक है, ब्रोमीन अधातु है और धातु अगर पूछा जाए तो मरकरी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो सबसे अधिक विकास कला के छात्र में हुआ था, क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। और इसका जो सबसे बेस्ट आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो, गंधार कला। आपको पता होगा कि गंधार कला का जो विकास है सर्वाधिक किस काल में हुआ? वो कुषाण काल में ही हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैसों के निम्न समूहों में कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? यानी ग्रीन हाउस गैस में किसका योगदान सबसे अधिक है? तो इसमें अगर देखोगे आप तो दो गैसें आपको दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ये मेन गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न 3R में से किनको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? अच्छा, ट्रिपल आर जो अभी मैं बोल रहा था वो ट्रिपल आर यहाँ आपका आ गया। तो ट्रिपल आर बताओ। ट्रिपल पी आपने पढ़ लिया, ट्रिपल आर, ये दो चीजें पूछे जाते हैं आपसे। तो ट्रिपल आर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किनके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, ट्रिपल आर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ट्रिपल आर का इस्तेमाल इन सभी में से आप देखोगे तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इन तीन टर्म के लिए ट्रिपल आर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? यही तो क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया जाता है, नहीं डाल के। इसमें तीन आपको आने चाहिए जो जो मनाया जाता है। वैसे ऑप्शंस आपके आसान हैं, ऑप्शन से ही आपको दिख रहे हैं। ये जो मारवाड़ है, ठीक है, ये क्षेत्र, ये उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ उत्सव ये राजस्थान में मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया मारवाड़। रेस्ट जो भी है ये सभी कहाँ मनाया जाता है? ये सभी मध्य प्रदेश के उत्सव हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार किनको माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अग्रणी, आधुनिक हिंदी का अग्रणी साहित्यकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? एक तरफ है खेल और दूसरी तरफ है उसका मैदान। आपको ये बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। व्यायाम ट्रैक, बेसबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्स, कुश्ती अखाड़ा, इसमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो ये बेसबॉल वाला गलत है। बेसबॉल कोर्ट में नहीं खेला जाता है, बल्कि बेसबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? डायमंड। क्या कहा जाता है? डायमंड। क्लियर, रेस्ट और सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? अच्छा, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो हीनयान जो है वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, वह महायान का पार्ट है। यानी महायान जो है वह मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। आपको पता होगा कि चौथे बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में बंट गए थे, हीनयान और महायान। ठीक है, तो महायान का जो आदर्श आप बोल सकते हो रास्ता था वो था बोधिसत्व। वो बोधिसत्व का आदर्श लेकर आगे बढ़ते थे और उनका ये मानना होता था कि निर्वाण की प्राप्ति, देखो अल्टीमेट जो इन सभी धर्मों का लक्ष्य था वो था निर्वाण की प्राप्ति। तो इनका कहना था, बोधिसत्व को मानने वालों का कहना था कि अगर निर्वाण की प्राप्ति में लेट हो जाए लोगों की मदद के लिए तो वो सही है। ठीक है, और दूसरा जो हीनयान है उनका ये मानना, उनका आदर्श अगर आपसे पूछा जाए तो आदर्श क्या था? वो था आहर्त पद प्राप्त करना। क्या था? आहर्त पद प्राप्त करना। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको रटना तो यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा कि हीनयान का आदर्श क्या था? तो आहर्त पद प्राप्त करना। और महायान का आदर्श क्या था? बोधिसत्व को प्राप्त करना। आप कितना भी समझ लो लेकिन याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, इसलिए पहले याद रख लो। आहर्त जो पद है उसको प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? इनका जो एम होता था लाइफ का वो होता निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, लेकिन बोधिसत्व वाले का यानी महायान का क्या होता था? उनका होता था निर्वाण में लेट भी हो जाए लोगों की मदद के लिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये टर्म आपको याद रखनी है। क्लियर। और जो हीनयान के लोग होते थे वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, वो महायान रखते थे।
अगला क्वेश्चन है, सिंधव सभ्यता के स्थलों में से किस में एक जूते खेत का खोज किया गया है? जूते हुए खेत कहां से मिले हैं? तो जूते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? आसान सा क्वेश्चन है। शक संवत और विक्रम संवत ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं, दोनों आपको पता है कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व यानी 57 बीसी में की गई थी और शक संवत 78 एडी में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन गलत है। बहुत लंबा लंबा कथन दिख रहा है मेरे भैया, आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पढ़ो एक तरफ से, मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल सही है कि जन गण मन जो है उसको मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ के द्वारा लिखा गया था। ये सही है। दूसरा है, राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकेंड है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि 52 सेकेंड में ही जन गण मन को खत्म किया जाता है। और तीसरा है सभा। अच्छा, सभा दिख रहा है, ये लोकसभा है। ठीक है। लोकसभा ने जन गण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये गलत है। क्या लोकसभा ने 26 जनवरी को अपनाया था? नहीं, 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में दर्जा दिया गया था लोकसभा के द्वारा। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन चौथा स्टेटमेंट देखो, क्या राष्ट्रगान को गाने के लिए मजबूर किया जाता है? अच्छा, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, आपको याद रहना चाहिए कि राष्ट्रगान गाने के लिए आप आए दिन न्यूज में देखते रहते हो कि इसने राष्ट्रगान नहीं गाया, उसने राष्ट्रगान नहीं गाया, तो इस पर वाद विवाद होते रहता है। तो आपको क्या बताना है कि क्या कानूनी हम मजबूर कर सकते हैं किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए? और ऐसा कभी केस आया है कोर्ट के सामने? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था, बिजॉय एमानुएल वर्सेस केरल राज्य का। याद रखना है, वो केरल राज्य से संबंधित विवाद था, जहां पे एक स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे थे जो राष्ट्रगान नहीं गाते थे। आप जानते हो कि स्कूल में जनरली ऐसा होता है कि प्रेयर के बाद राष्ट्रगान भी गवाया जाता है। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो लाइन में खड़े रहते थे, राष्ट्रगान का अपमान तो नहीं करते थे लेकिन वो गाते नहीं थे। ठीक है, इसीलिए उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। अब ये केस चला गया कोर्ट में। ठीक है, तो उन बच्चों की तरफ से एक केस दायर किया गया था कि ऐसा क्यों, हमको अगर गाने का मन नहीं है तो जबरदस्ती कोई कैसे गवाएगा, मैंने अपमान तो नहीं किया। तो कोर्ट ने फैसला उनके ही पक्ष में सुनाया था कि अगर कोई राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर रहा है, यानी कोई खड़ा हो रहा है, वो भी सावधान पोजीशन में खड़ा हो रहा है, इसका मतलब अपमान नहीं कर रहा है, तो वो गाए या ना गाए ये उनकी मर्जी है, उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और फिर उन बच्चों को वापस स्कूल में लेना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर होती है कि राष्ट्रगान आप गाओ या ना गाओ, पर उसका अपमान आप नहीं कर सकते हो। अगर आप अपमान करोगे तो आपको सजा मिल सकती है, लेकिन अपमान नहीं कर रहे हो, ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है, आपको गाना है या नहीं गाना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? किस राज्य में है? ये राजस्थान में है, आपको पता होना चाहिए। गुरु शिखर जो है यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और किस पहाड़ में स्थित है? अरवेडू पहाड़। ठीक है, अरवेडू पहाड़ में ये गुरु शिखर स्थित है। अरावली श्रेणी की ये सबसे ऊंची चोटी है और ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। अच्छा, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है दो और आपको बताना है इसमें क्या सही है। तो पहला आपका क्या दिख रहा है? जनरल करियप्पा भारतीय सेना के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे। दूसरा है, 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है, या कोई एक या दो सही है? जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। सही आंसर क्या होगा इस दोनों स्टेटमेंट में से? तो सही आंसर ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ तो सही आंसर सी हो गया, आप मार के निकल जाओगे, लेकिन याद रखना है सबसे पहली बात तो आपको ये तो पता है
कि जनरल करियप्पा जो है वह भारतीय सेना के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि 1947 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था उस दौरान उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी हैं? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये 3 पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का, आपको वो बताना है वो कौन है। वो है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? अच्छा, सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या था। ब्राह्मणवाद का समर्थन करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो इसमें सत्यशोधक समाज का जो उद्देश्य था वो यहाँ पे आपको सिर्फ बी दिखेगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद का इन्होंने घोर विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। तो आपका सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हो सकता था अगर यहाँ पे विरोध रहता तो इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था और निम्न जातियों को शिक्षित करने के लिए शिक्षित कर उनका उत्थान करना इनका उद्देश्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में, कहाँ है? यह है चीन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? अच्छा, भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है वह कौन तैयार करता है? तो भारत का भौगोलिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इन चारों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वेन-सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? बिहार में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो बिहार में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आप सभी जान रहे होंगे कि किशनगंज जो है वह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? जहां पर फेमस सोनपुर मेला लगता है, जानवरों का मेला है, बहुत ही फेमस है। आपको यह बताना है वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर? तो वह गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें संस्करण में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार मिला है? टेलीविजन एकेडमी के 20वें संस्करण में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार किसको मिला है? एकता कपूर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया है? महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो यूपी में इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? किंग्स 11 पंजाब जो आईपीएल टीम है इसने अपना इस वर्ष नाम बदल लिया था और नाम बदलकर पंजाब किंग्स रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी जो है उसको टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? मोनाल पक्षी एक तरह का पक्षी है और इसके कलगी को टोपी पर लगा के वहां के लोग पहनते थे। इस पर किस राज्य के वन विभाग ने रोक लगा दिया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मानसा वाराणसी ने। किसने? मानसा वाराणसी। ये वाराणसी की नहीं है, इनका नाम है मानसा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनने की घोषणा हुई है? थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, इसका निर्माण
कहाँ पे किया जा रहा है, किस राज्य में किया जाना है। ओडिशा में इसका निर्माण किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, किसे कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया। कर्नाटक का 31वां जिला, तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कर्नाटक में वर्तमान में कितने जिले हैं। देखो जहां पे भी नए जिले बने हैं उन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए और कितना जिला है वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन नया जिला है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी 2-3 राज्य हैं जहां पे इस तरह की चीजें हुई हैं। तो कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है, विजयनगर बना है, और टोटल जिला वहां पे 31 हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया है। ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने ये कारनामा किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन 100वें टेस्ट मैच में दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। 100वें टेस्ट मैच में दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं जो रूट। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के, और इन्होंने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 50वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली नामक एक अभियान चलाया है। कौन सा अभियान, स्विच दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, EIU द्वारा जारी 2020 के लिए लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 53वां स्थान हासिल हुआ है, और ये रिपोर्ट जारी EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खुला है। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खुला है, तो ये चंडीगढ़ में खुला है। अगला क्वेश्चन है, कौन शब्द वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है। ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द 2020 के लिए किसको चुना गया था। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पलायन है, डी ऑप्शन। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या है, सही आंसर है आत्मनिर्भरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत अधिक हैं। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, कौन बनी है, नगोजी ओंकोजो इवेला। कौन है, नगोजी ओंकोजो इवेला। ये WTO की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, आयशा अजीज। क्या नाम है इनका, आयशा अजीज नाम है, और ये बनी है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया। हर घर पानी हर घर सफाई, ये मिशन किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। ये मिशन पंजाब में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति SBI कार्ड के नए MD और CEO बने हैं। ध्यान रखना है, ये SBI नहीं है, SBI कार्ड है। SBI कार्ड का नया MD और CEO अभी कौन बना है, ये है राम मोहन राव। ठीक है, ये SBI कार्ड के नए MD और CEO बने हैं। वहीं अगर आपसे SBI पूछा जाता है, SBI के चेयरमैन बार बार पूछे जाते हैं, ये खारा साहब है। ठीक है, दिनेश खारा इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य को न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। न्याय देने के मामले में 2020 में टॉप पे कौन रहा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार ये राज्य है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा। क्या है, एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन बने हैं, जय शाह, अमित शाह का औलाद जय शाह, ये एशियाई क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष बना है। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा 100 क्वेश्चन। आई होप कि आज के सेट से भी आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा और आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ठीक है, अगर कुछ सीखा है आपने तो एक लाइक जरूर ठोक दो, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दो, और चैनल पे अगर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो, ये मुझे कहने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय।